जी, भारत के विदेश मंत्री ने 2026 में भारत की ब्रिक्स चेयरमैनशिप के लिए लोगो और थीम का अनावरण किया है। हर तरफ ब्रिक्स की ही बात हो रही है। बिल्कुल। तो ये ब्रिक्स आखिर है क्या? ये जो ग्रुप अब 11 देशों का हो गया है, इसकी कहानी क्या है? और ये कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ कुछ देशों के ग्रुप की कहानी नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि दुनिया में पावर के बदलते बैलेंस का एक जीता जागता सिंबल है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनकी मदद से समझेंगे कि ब्रिक्स की शुरुआत कैसी हुई, इसमें कौन-कौन से नए देश शामिल हुए हैं और भारत का इसे लेकर भविष्य का विजन क्या है। चलिए इसको अनपैक करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसकी शुरुआत किसी गवर्नमेंट मीटिंग में नहीं हुई थी, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक के दफ्तर में हुई थी। हाँ, ये बड़ा फैसिनेटिंग है। 2008 में गोल्डमैन सैक्स के एक इकोनॉमिस्ट थे, जिम ओनील। उन्होंने तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के लिए ब्रिक्स शब्द बनाया था। मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। एग्जैक्टली। और ये बस एक इकोनॉमिक फोरकास्ट थी, कोई पॉलिटिकल ग्रुप बनाने का इरादा बिल्कुल नहीं था। तो फिर एक इकोनॉमिक टर्म एक पॉलिटिकल रियलिटी कैसे बन गया? देखिए, यहीं पर इन देशों की स्मार्टनेस दिखती है। उन्होंने इस एक्रोनिम में एक अपॉर्चुनिटी देखी। उनकी पहली ऑफिशियल बैठक 2006 में फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पर हुई। और मकसद क्या था? मकसद था दुनिया में एक नया संतुलन बनाना। ये ग्लोबल साउथ के देशों का एक ऐसा मंच था जो कह रहा था कि ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में अब हमारी भी आवाज सुनी जानी चाहिए। मतलब यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में इनकी भी सुनी जाए। लेकिन एक इकोनॉमिक टर्म को पॉलिटिकल रियलिटी बनने के लिए कोई बड़ा ट्रिगर तो चाहिए होता है। वो क्या था? वो ट्रिगर था 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अच्छा, 2008 का संकट। हाँ, ये संकट वेस्टर्न इकोनॉमी से शुरू हुआ था, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा और इसने एक मिथ को तोड़ दिया कि वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल इनफैलेबल है, मतलब कभी फेल नहीं हो सकता। राइट। इसी संकट के बाद इन 4 देशों ने G20 और IMF में एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये एक ऐलान था कि ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप अब सिर्फ G7 का विशेषाधिकार नहीं रहेगा। तो ये सिर्फ साथ आने की बात नहीं थी, ये एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश थी। एग्जैक्टली। ये कह रहे थे कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में सुधार होना चाहिए ताकि उभरते हुए देशों की बढ़ती इकोनॉमिक पावर रिफ्लेक्ट हो सके। ये एक तरह से 21वीं सदी की इकोनॉमिक रियलिटी को कैचअप करने की मांग थी। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्रोनिम से एक पॉलिटिकल रियलिटी बन गया। लेकिन 4 देशों से 5 तक का सफर तो समझ आता है जब 2011 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ और हाँ, और वो एस जुड़ गया। एग्जैक्टली एस जुड़ गया, जिससे ब्रिक्स को एक अफ्रीकन डायमेंशन मिला। लेकिन असली भूचाल तो अभी हाल ही में आया है, जब ये 11 देशों का कुनबा बन गया। ये कैसे हुआ? हाँ, ये एक्सपेंशन बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक है। पहले 5 ओरिजिनल मेंबर्स थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। राइट। और अब 2024-25 में 6 नए मेंबर्स जुड़े हैं। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान। मतलब अब ये 4 से 11 देशों का ग्रुप हो गया है। ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। एक मिनट, इसमें तो कुछ हैरान करने वाले नाम हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान, जो एक दूसरे के ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी हैं, एक ही ग्रुप में। हाँ, और इजिप्ट और इथियोपिया, जिनके बीच नील नदी के पानी को लेकर जबरदस्त तनाव है, वो भी एक साथ। क्या इससे ग्रुप के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट का खतरा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और यही ब्रिक्स की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है। इसका मकसद दुश्मनों को दोस्त बनाना नहीं है, बल्कि कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म देना है जहां वे बात कर सकें। इंटरेस्टिंग। सोचिए, अब डीए के सबसे बड़े एनर्जी प्रोड्यूसर्स में से 3 सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान इस ग्रुप में है। ये ब्लॉक अब ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर कितना प्रभाव डाल सकता है? ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। और साथ ही इजिप्ट और इथियोपिया जैसे देश अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ग्रुप अब ज्योग्राफिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से बहुत ज्यादा डाइवर्स और पावरफुल हो गया है। ये तो फुल मेंबर्स की बात हुई, पर मैंने सोर्सेज में पढ़ा है कि कई और देश भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन शायद पूरी तरह से तैयार नहीं है। क्या उनके लिए कोई बीच का रास्ता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी के लिए 2024 में काजान समिट में एक नई पार्टनर कंट्री कैटेगरी बनाई गई। पार्टनर कंट्री? हाँ, ये उन देशों के लिए है जो ब्रिक्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, लेकिन अभी फुल मेंबर्स नहीं हैं। इसमें बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, उगांडा और उज़्बेकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। और ये लिस्ट भी लगातार बढ़ रही है ना? एग्जैक्टली। अभी हाल ही में
ब्राजील, जो 2025 का चेयर है, उसने वियतनाम को 10वें पार्टनर देश के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। वियतनाम की आबादी लगभग 10 करोड़ है और उसकी इकोनॉमी बहुत डायनामिक है। मतलब ये नेटवर्क और इन्फ्लुएंस दोनों और भी मजबूत हो रहे हैं। सही कहा। मेंबर्स और पार्टनर्स के अलावा 2 और तरीके हैं। एक है ब्रिक्स आउटरीच और दूसरा है ब्रिक्स प्लस। तो ये एक मल्टी लेयर्ड एंगेजमेंट स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये ग्रुप अब इतना बड़ा और डाइवर्स हो गया है, जिसमें दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी है। ऐसे में इसकी चेयरमैनशिप संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और यही जिम्मेदारी 2026 में भारत के पास आ रही है। और ये मौका भी खास है, क्योंकि 2026 में ब्रिक्स को बने हुए 20 साल भी पूरे हो जाएंगे। हाँ, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से लेकर 11 देशों के पॉलिटिकल ब्लॉक तक का 20 साल का सफर, ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। और भारत का विजन भी काफी एम्बिशियस लग रहा है। इंडिया की चेयरमैनशिप का थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और अप्रोच है ह्यूमैनिटी फर्स्ट और पीपल सेंट्रिक। ये दिखाता है कि फोकस सिर्फ जियोपॉलिटिक्स पर नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर है। बिल्कुल। भारत ने 4 मेन प्रायोरिटीज बताई हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहली है रेजिलियंस। रेजिलियंस, ओके, मतलब ग्लोबल शॉक्स को झेलने की क्षमता। हाँ, जैसे कोई पैंडेमिक या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो उसके लिए मजबूत इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स बनाना। एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनर्जी और सप्लाई चेन्स में कोऑपरेशन बढ़ाना, ताकि किसी भी क्राइसिस के समय हम कलेक्टिव रूप से तैयार रहें। गॉट इट। और दूसरी प्रायोरिटी? दूसरी है इनोवेशन। यहाँ पर जोर है नई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज का इस्तेमाल सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस से निपटने के लिए करना। ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत रेलेवेंट है। बिल्कुल। तीसरी प्रायोरिटी है कोऑपरेशन, और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म पर जोर है, रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म। एक मिनट, रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, ये सुनने में काफी भारी शब्द लगता है। आम भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? आपने एकदम सही समझा। इसका मतलब यही है कि यूएन, डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ जैसे संस्थानों में सुधार हो, ताकि वो आज की हकीकत को दर्शाएं, ना कि 70 साल पुरानी दुनिया को। मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत जैसी ताकतों को स्थायी सीट मिलने की बात, ताकि दुनिया के बड़े फैसले सिर्फ 5 देश ना लें। एग्जैक्टली। और इसी में ब्रिक्स देशों द्वारा बनाए गए न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी को और मजबूत करने की बात भी है। अच्छा, ये एनडीबी असल में वर्ल्ड बैंक से अलग कैसे है? क्या इसके लोन की शर्तें अलग होती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। एनडीबी का एक बड़ा मकसद यही है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को उनकी अपनी करेंसी में लोन दे सके, जिससे यूएस डॉलर पर उनकी निर्भरता कम हो। ओके, डी डॉलराइजेशन की तरफ एक कदम। एक तरह से हाँ। साथ ही इसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सभी सदस्य देशों का बराबर का हिस्सा है, अनलाइक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जहां कुछ देशों का दबदबा है। इंटरेस्टिंग। और चौथी प्रायोरिटी है सस्टेनेबिलिटी। हाँ, इसमें क्लाइमेट एक्शन और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन के साथ। वो क्या? कि ये ट्रांजिशन फेयर होना चाहिए और हर देश की अपनी परिस्थितियों और डेवलपमेंट स्टेज का ध्यान रखना चाहिए। मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रिंसिपल। बिल्कुल। आसान शब्दों में कहें तो जिन देशों ने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा पोल्यूशन फैलाया है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है और डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रोथ के लिए स्पेस मिलना चाहिए। तो ये 4 पिलर्स, रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी, भारत की चेयरमैनशिप का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। आज जो लोगो अनवील हुआ, उसमें भी कमल की पंखुड़ियां हैं, जिनमें सभी सदस्य देशों के नेशनल कलर्स हैं। हाँ, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखाता है। और मैंने सुना पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है, यूथ, कल्चर, स्पोर्ट्स। सही कहा। और ये सिर्फ कागजी बात नहीं है। जब एक ब्राजीलियन स्टार्टअप फाउंडर और एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलकर क्लाइमेट चेंज का सलूशन निकालते हैं, तब कोलैबोरेशन सिर्फ नेताओं की मीटिंग तक सीमित नहीं रहता, वो जमीनी हकीकत बन जाता है। तो इन सब का मतलब क्या है? ब्रिक्स एक बैंकर के दिए गए नाम से बढ़कर आज ग्लोबल साउथ के 11 देशों का एक बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ब्लॉक बन चुका है। और ये पार्टनर कंट्रीज के जरिए अपनी पहुंच और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ा रहा है और ग्लोबल गवर्नेंस के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहा है। लेकिन यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है। हाँ, ये ग्रुप कंसेंसस यानी आम सहमति से काम करता है ना? बिल्कुल। तो अब 11 मेंबर्स हैं जिनके पॉलिटिकल सिस्टम्स और इंटरेस्ट्स काफी अलग-अलग हैं। एक तरफ भारत और ब्राजील जैसी डेमोक्रेसीज हैं, तो दूसरी तरफ चीन, रूस और ईरान जैसे देश भी इसमें हैं। ऐसे में आम सहमति बनाना कितना मुश्किल होगा? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ग्रुप का आकार बढ़ने से उसका वजन तो बढ़ता है,
लेकिन डिसीजन मेकिंग और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो यही भारत के लिए 2026 में सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्या भारत इन अलग-अलग हितों के बीच एक ब्रिज का काम कर पाएगा? क्या वो सबको साथ लेकर चल पाएगा? यही देखना है। तो आज के लिए हमारा अंतिम विचार, जब भारत 2026 में इसकी कमान संभालेगा तो असली परीक्षा यह होगी कि क्या ब्रिक्स सिर्फ बातचीत का एक मंच बना रहेगा या वाकई उस रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म को हकीकत में बदल पाएगा जिसकी वो वकालत करता है। क्या ये विविध देशों का समूह सच में एक नया, ज्यादा संतुलित वर्ल्ड ऑर्डर बना सकता है? और अगर बना सकता है तो वो कौन सा एक क्षेत्र हो सकता है जहां इनका सहयोग दुनिया पर सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव प्रभाव डाल सकता है? क्या वो डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया होगी, या क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, या फिर ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर में सुधार? ये सोचने वाली बात है।